सो गाइस, जी वाला हफ्ता ना रिलायंस पावर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया है और पिछले कुछ सेशंस काफी वीक रहे हैं। ऑल्दो अच्छी चीज यही है कि रिलायंस पावर ऑन चार्ट अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है और लास्ट सेशन उस रेंज के अंदर ही जाकर के क्लोज हुआ है। खबरें काफी सारी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था जल्द से जल्द कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी रिलायंस पावर नहीं कहेंगे इसको, अनिल अंबानी के अगेंस्ट में जितने भी बैंक फ्रॉड केसेस या फिर जो भी केस चल रहा है अनिल अंबानी को इन्वॉल्व करते हुए, उन सभी इन्वेस्टिगेशंस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। और साथ में अनिल अंबानी को जो है मतलब बिहाइंड द बार्स ना डालने के लिए भी ये भी उन्होंने कह दिया था कि इनको बिहाइंड द बार्स अभी नहीं डाला जाएगा, ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज अभी नहीं हुई है। तो अनिल अंबानी के लिए काफी सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन एक खबर और आती है इसी वीक के अंदर आपके पास में, और अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज पर सीबीआई वापस से इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद में जो कि मेनली कनेक्टेड है रिलायंस कम्युनिकेशन से, पर इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं रिलायंस पावर की सेलिंग पर जाता देखने को मिला। ठीक है, तो रिलायंस पावर अभी भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट पर आता देखने को मिला लास्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सीबीआई ऑन रिलायंस पावर एज वेल। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट कहीं ना कहीं अभी भी रिलायंस पावर पर आ रहा है। लेकिन अच्छी चीज यहां पर पता है क्या है, अभी सारे जो इंपैक्ट है वो अभी भी इनडायरेक्ट ही है। रिसेंट एक अपडेट जरूर आई थी कि जो पुराने मैनेजमेंट के मेंबर्स थे उनके ऊपर, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस पर कंपनी ने जो रिलायंस पावर उसने क्लैरिफिकेशंस भी दिए यहाँ पर। बट अभी के लिए अच्छी खबरें ये है रिलायंस पावर में कि कोई भी अभी डायरेक्ट लिंकेज नहीं बन रहा है जिसकी वजह से रिलायंस पावर में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो रिलायंस पावर क्या कर रहा है, अभी सेक्टर के साथ में थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, रिसेंटली रिलायंस पावर या फिर इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स आपको दिखेंगे मई के महीने में अभी तक फ्लैट दिखे हैं। रिलायंस पावर ने भी अपने पावर सेक्टर के साथ में ही अप्रैल के महीने में बढ़िया रिटर्न दिए, ऑल्दो अभी अपने रिसेंट हाइज से काफी नीचे है स्टिल, बट जो लोअर लोस क्रिएट हुए वहां से वापस रिकवर करके गया। अब ये चीज अच्छी है कि डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं आ रहे हैं। कंपनी ने एक अपडेट दी थी कल के दिन, 13 घंटे पहले कंपनी ने अपडेट दी है, रिपोर्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली प्रेफरेंशियल वारंट्स इशू किए थे और ये वारंट था 1524 करोड़ का। इसका कोई डेविएशन कंपनी ने गलत तरीके से नहीं किया है, इसके बारे में ये अपडेट कंपनी ने दी है। इसके अलावा रिसेंटली रेटिंग एजेंसीज ने भी कंपनी के वारंट इशुएंस के बारे में बता दिया था जहां पर कोई डेविएशन नहीं किया गया है। 49.1 पर एमएफआई है, 47.6 पर आपका आरएसआई है। इस वीडियो के आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है रिलायंस पावर के रिजल्ट्स की। ठीक है, लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 1% का ग्रोथ दिया था, क्या इस बार कंपनी इसके ऊपर का ग्रोथ लेकर के आएगी? आगे जाने से पहले, मतलब कि रिजल्ट्स पर आने से पहले मैं आपको चार्ट्स बताना चाहता हूं यहाँ पे, और उसके साथ में रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलायंस पावर में सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि रिलायंस पावर ने रिसेंटली लगभग 31 रुपए का हाई क्रिएट कर दिया था, और अगर आप इस वाले जोन पे यहां पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएंगे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स। पहला बनता है अराउंड 29 पर और दूसरा लेवल आपका बनता है 27 रुपए पे। ऑल्दो इसका जो स्ट्रेच है वो 26 रुपीज तक बनता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है इस समय, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मार्केट में स्टॉक्स यही काम कर रहे हैं अपने अपने फेब्रुअरी वाले जोन के अंदर जो कंसोलिडेट किया था। फॉर एग्जांपल आइनॉक्स विंड अगर आप देखोगे, सुजलो एनर्जी लिमिटेड अगर आप देखोगे, या बहुत से स्टॉक्स मार्केट में ऐसे जिन्होंने फेब्रुअरी के अंदर जो कंसोलिडेशन जोन निकाला था उस जोन पर वापस से आए हैं और साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी गिरावट, और फिर बाद में अप्रैल में जो रैली आई मई के महीने में कहीं ना कहीं उस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस समय रिलायंस पावर का जो क्रूशियल बेस है वो 26 पर नजर आता है। ठीक है, जो रिजेक्शन है अगर हम इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो 29 पर नजर आता है। तो एग्जैक्टली आपको नजर भी आएगा कि फरवरी के महीने में 29 पर रिजेक्शन बार बार खा रहा था रिलायंस पावर, और अभी मई के महीने में भी 29 पर रिसेंटली रिजेक्शन खाया है, और जो हाई है टॉप का वो 31 रुपीज पर है। ठीक है, 31 रुपीज पर हाई है। 27 का इंपॉर्टेंट बेस अगर आप लास्ट के 3-4 सेशन भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 27 रुपए पर जाते ही वापस से बार बार रिकवरी शो कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर एक बेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और जो उसका डिप जाता है वो 26 रुपीज तक है। यानी कि अगर डिप बनाएगा तो वहां पर आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बननी जरूरी है। ध्यान से सुनो इस चीज को, 26 का जो आपका डिप था ना यहाँ पे, यहां आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी,
यानी कि अगर मार्केट वॉलेटाइल रहता है और आपको गिरावट देखने को मिलती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्पेशली अगर आपने लोअर लेवल्स के पास बाइंग कर रखी, तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए? बेसिकली शॉर्टर्स आपको यहां पर सबसे पहले एग्जिट होते देखने को मिल सकते हैं। रीजन ये है कि 27 का जो आपका बेस है 26 तक वो स्ट्रेच आउट हो रहा है, लेकिन स्ट्रेच आउट की पोजीशन पर आपके पास हमेशा एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी जरूरी है। यानी अगर 26 तक स्ट्रेच आउट होता है, 27.12 पर लास्ट क्लोजिंग है, तो वहां पर आपके पास नीचे की टेल लंबी, ऊपर की टेल छोटी, इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ये बनी रहनी जरूरी है, ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लोअर लेवल्स के पास बाइंग करी है वो अपना होल्डिंग यहां पर बना करके रखे, वो एग्जिट ना करे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर बिना बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं, और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनने पर आपको सिर्फ शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि 27 का बेस है बट ये स्ट्रेच कर रहा है 26 पे, तो अगर 26 पर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, दैट मींस कि आपको वहां पर गिरावट मिलेगी जहां पूरी बॉडी कवर कर जाए 27 के नीचे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेच होकर के बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जहां नीचे की टेल लंबी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके लॉन्ग टर्म इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि वहां वापस रिकवरी करने के चांसेस बनते हैं। सिमिलर चीज अभी इस हफ्ते के अंदर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड ने करी है, जाकर के उसका वीडियो देखना, आप चैनल पर अवेलेबल, आपको बहुत समझ में आएगा यहाँ पर ये चीज। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें थोड़ी सी खराब ये है कि 200 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक्चुअली में एक बेयरिश सिग्नल बताता है। यहाँ पे 7 EMA आपका जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ये 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनता है। ठीक है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बेसिकली रिलायंस पावर में। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी Q4 के प्री एनालिसिस पे कि क्या पॉसिबली कंपनी नंबर दे सकती है। इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि रिलायंस पावर में रिजल्ट से ज्यादा पता क्या जरूरी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस चल रहे हैं और इनडायरेक्ट इंपैक्ट रिलायंस पावर पर पड़ता है। एक बार यहां से अगर क्लीन चिट मिलता है अनिल अंबानी के केसेस को, तो अब हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर को इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी खत्म होगा। अभी के लिए रिलायंस पावर पर इतना इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा हुआ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीजों को अच्छा भी देखोगे ना, तो भी कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, जैसे कि डी रेटिंग आपके रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, कंपनी की विंड मिल का प्रॉपर्टी अटैच होना, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव्स रहते हैं रिलायंस पावर में। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आपको यहाँ प्रॉपर क्लीन चिट मिलना ज्यादा जरूरी रहेगा। बट स्टिल आई बिलीव कि रिलायंस पावर के रिजल्ट्स क्या आएंगे, इससे ज्यादा मैटर करता है कि पूरा सेक्टर क्या काम कर रहा है। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी थी कि रिलायंस पावर इस समय सेक्टर के साथ ज्यादा रेगुलेट कर रहा है, जिसके लिए ये इसका साइडवेज जोन चार्ट है वो ज्यादा जरूरी है। पर्सनल यहां पर समझते हैं कि क्या कंपनी रिजल्ट्स दे सकती है, तो हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कंपनी ने पिछले 2 सालों में क्या परफॉर्म किया है। तो यस, अगर आप कंपनी को 2023-24 में देखोगे तो दिसंबर के कंपैरिजन में मार्च का रिवेन्यू बढ़िया देखने को मिला था। 2024-25 में यहां पर भी दिसंबर का रिवेन्यू मार्च के कंपैरिजन में कम था, यानी मार्च का क्वार्टर दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़िया था। 2025 में भी आते हैं तो कंपनी ने 1873 करोड़ का रिवेन्यू दिया है, जो कि कम है। अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे तो क्या कंपनी ने यहां पर डिक्लाइन देना शुरू किया है? अगर ऐसा कंपनी ने किया है तो ये एक वीक साइन बन सकता है आपके मार्च क्वार्टर के लिए। ऑल दो कंपनी को 0% ग्रोथ लाने के लिए 1978 करोड़ का रिवेन्यू देना है, जो कि कंपनी पिछले 2 साल में दिखा रही है कि एटलीस्ट कंपनी 100 करोड़ रिवेन्यू बढ़ा करके दे रही है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। यानी अगर कंपनी 1978 करोड़ का रिवेन्यू दे देती है तो एटलीस्ट कंपनी फिर 0% पे आ जाएगी ग्रोथ में, जो कि ठीक है। कंपनी को कम से कम 1% यानी 1% तो कंपनी को लेकर के आना ही है, यानी कंपनी को लगभग 2000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दे रहा है। इसको यहां पर हम मार्क भी कर देते हैं। इतना रिवेन्यू अगर कंपनी ले आए तो भी कंपनी के लिए बहुत हद तक काफी होगा, मात्र 2000 करोड़ इतना ही, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 22 करोड़ का इंक्रीज होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 127 करोड़ का इंक्रीज होगा। अगर कंपनी इतना भी लिया है तो भी कंपनी के 1.08% ग्रोथ लाने के लिए काफी है, सफिशिएंट है। प्रॉफिट्स में कंपनी पिछले भी दिसंबर क्वार्टर में माइनस ग्रोथ पर थी, -40% का ग्रोथ कंपनी ने अभी दिसंबर में दिया था, यानी 25 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आता, जो कि बहुत कम है। और पिछले साल मार्च में कंपनी के 126 करोड़ का प्रॉफिट था। सो टैक्स परसेंटेज यहां कंपनी का काफी ज्यादा था, और पिछले साल कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया था, जिसकी वजह से
कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गया था। सो मुश्किल रहेगा कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रॉफिट दे पाना। तो मुझे लगता है कि इस बार कंपनी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ पर ही आएगी। मुझे पर्सनली लगता है कंपनी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ पर ही आने वाली है और शायद -50% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का देखने को मिले, यानी प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज माइनस में कंपनी का बढ़ सकता है। लेकिन क्या ये रिजल्ट्स कंपनी के लिए नेगेटिव सिग्नल रहेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स का कोई इंपैक्ट कंपनी के प्राइस पर अभी पड़ने वाला है, क्योंकि सिचुएशन जो ज्यादा जरूरी है वो कुछ और है। तो ये था रिलायंस पावर का वीडियो। होप कुछ जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।